नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दमदार कहानी में। साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और यदि कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह सच्ची घटना मेरी फ्रेंड के साथ घटित हुई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी फ्रेंड का नाम कोमल था। अपने नाम की तरह वह स्वभाव की भी बहुत ही अच्छी और कोमल थी। हम दोनों पहली क्लास से ही साथ साथ पढ़ते थे और जब यह घटना हुई तो उस समय हम 8वीं क्लास में थे। हम हर जगह साथ साथ रहते थे और क्लासरूम हो या लाइब्रेरी हो या फिर ग्राउंड हो, हम एक दूसरे से बातें किए बगैर ही दूर से ही सब कुछ समझ जाया करते थे। वह सुबह एक रोजमर्रा की तरह आम सुबह थी। सारे काम रोज की तरह हो रहे थे, फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। इस हालत के बावजूद भी मैं स्कूल आ गई और स्कूल आकर मुझे बहुत हैरानी हुई। जो कोमल हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए रखती थी, आज उसकी मुस्कुराहट को न जाने क्या हो गया था। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। मैंने उससे कई बार पूछा भी कि कोमल क्या बात है, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं बहुत दिन तक परेशान रही कि आखिर हुआ क्या है, क्यों उस हंसती बोलती लड़की की जबान को ताला लग गया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी दोस्त के चेहरे की रौनक किसी दरिंदे इंसान ने गम में बदल दी है। दिन आगे खिसकते गए। हमारी 8वीं क्लास के सालाना पेपरों के 3 महीने ही रह गए थे और क्योंकि यह सेकेंडरी की आखिरी क्लास थी, इसमें बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होती है ताकि 9वीं क्लास में आसानी हो जाए। तो मैंने भी कोमल से ध्यान हटाकर पढ़ाई में लगा दिया। कोमल आए दिन छुट्टियां करने लगी और उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरे लाख पूछने पर भी वह मुझे कुछ नहीं बताती। आंखों में उदासी लिए मुझे देखती जा रही थी। झटका तो मुझे तब लगा जब फाइनल एग्जाम में कोमल पासिंग मार्क्स लेकर पास हुई। जो लड़की क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों की लिस्ट में आती हो, वह भला कैसे इतने पीछे चली गई। यह सब सोचने का ना तो टीचर के पास समय था और ना ही क्लास के बाकी सहपाठियों के पास, मगर मेरी तो वो एक ही फ्रेंड थी। इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। फाइनल एग्जाम के बाद 1 महीने की छुट्टी मिल गई, जिसके पहले ही दिन मैंने उसको फोन किया और फोन पर वह बहुत रो रही थी। साथ साथ यह भी कह रही थी कि तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। मगर उस समय मम्मी घर पर नहीं थी कि वह मुझे वहां तक छोड़ देती। आखिरकार मेरे जिद करने पर कोमल हमारे घर ही आ गई। उसका गुलाबी चेहरा किसी मरीज की तरह पीला हो रहा था। आंखें अंदर धसी हुई थी और गालों पर मिटे मिटे से आंसुओं के निशान थे। मुझे तो उसकी इस हालत की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी और वह साथ साथ रो भी रही थी। मेरे समझाने और दिलासा देने के बाद जो कहानी उसने मुझे सुनाई, उसे सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग ने जैसे उस समय काम करना ही छोड़ दिया हो। जो कुछ कोमल ने मुझे बताया, आइए वह उसकी ही जबान से सुनते हैं। कोमल कहती है, मेरे परिवार में कुल 5 लोग हैं, मम्मी पापा, 2 बड़ी बहन व सबसे छोटी मैं। घर के छोटे मोटे काम मैं ही किया करती थी। छोटी जो थी, और शायद छोटा होना ही मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी थी। हम जिस जगह रहते थे वहां अच्छा पानी हर घर में नहीं आता था। पूरे मोहल्ले या गली में सिर्फ एक घर में ही अच्छे पानी का नल लगा हुआ था, जहां से सभी लोग गली वाले पानी भरते थे। हमारी गली में जिस घर में नल लगा हुआ था, वह मेरी ट्यूशन वाली टीचर थी और मैं उन्हें दीदी कहती थी। मैं उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। वह अपने पति के साथ उस छोटे से घर में अकेली रहती थी। उनके ससुराल या उनके मायके में से कभी किसी को उनके घर आते जाते मैंने नहीं देखा था। वह गली के सब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उनके पति का पता नहीं कि वो क्या काम करते थे। वह हर समय घर पर ही दिखाई देते थे। वह दिन भी कैसा मनहूस दिन था। उस दिन दीदी घर पर नहीं थी और मेरी एक बुक
उनके घर पर ही रह गई थी। मैंने सोचा कि कल स्कूल में जरूरत पड़ेगी, चलो अभी ले आती हूँ। यही सोचकर मैं वहाँ चली गई। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि ट्यूशन वाली दीदी तो घर पर नहीं है। तो मैं ट्यूशन वाले कमरे में जाकर किताब खुद ही उठाकर ले आई, लेकिन उनके पति ने आंगन में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अंकल मेरा हाथ छोड़िए, लेकिन वह मेरा हाथ पकड़े चेहरे पर दरिंदगी भरी मुस्कुराहट लिए मुझे देखते रहे और कहा कि तुम छुड़वा लो हाथ। मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो मैं रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा कि आज पानी भरने तुम अकेले आना। दरअसल पानी भरने मैं और मेरी बीच वाली बहन जाती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बहन तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। तो बीच वाली बहन के साथ मैं ही जाती थी और मजबूरी यह थी कि पानी भरना मुझ अकेली के बस में नहीं था, वरना ये जिम्मेदारी भी अकेले मेरी ही होती। उस दिन तो मैं दीदी के साथ गई। अंकल मुझे मेरी बहन के साथ देखकर अंदर चले गए। जाते हुए मेरी बहन मुझसे आगे हो गई और मुझे अकेले देखकर रोशन अंकल जल्दी से बाहर निकले और मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मैं अकेली क्यों नहीं आई, और साथ ही यह भी कहा कि कल पढ़ाई के टाइम के बाद 8 बजे दोबारा आना। अगर मैं नहीं आई तो वह मेरे घर आकर सबको कह देंगे कि मैंने उनके घर चोरी की है और वह मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। उस रात मैं घर आकर बहुत रोई थी। मम्मी और बहनों को ये लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इतना रो रही हूँ। उन्होंने ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि असल में मुझे हुआ क्या है। उसके बाद मेरी बदकिस्मती शुरू हुई। अगले दिन भी ट्यूशन की छुट्टी थी और मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे रात के 8 बजे वहां पहुंचना था। जब डरते डरते वहां गई तो अंकल मुझे फौरन अंदर ले गए और मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या काम है। उन्होंने मुझे थोड़ी देर तक रुकने को कहा और कंप्यूटर ऑन करके मुझे कुछ फोटोज दिखाई। जब वह फोटो मैंने देखी तो मैं रोने लगी, क्योंकि वह फोटो थी ही ऐसी। उनमें मैं अंकल के साथ ऐसी हालत में थी कि उनको देखकर तो शर्म के मारे मेरी जबान ही बंद हो गई। फिर मैंने कहा, अंकल यह सब तो गलत है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे पता है, लेकिन अब जो मैं कहूँगा और तुमने वह नहीं माना तो मैं यह सारे फोटो तुम्हारे घर और मोहल्ले वालों को दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं डर गई, तो इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। और फिर यही बात मुझे डराती रही कि अब क्या होगा। और फिर ठीक 10 दिन के बाद ट्यूशन वाली दीदी की दोस्त की शादी थी, तो दीदी उनके घर 4 दिन के लिए चली गई और जाते हुए पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने पति को दे गई। फिर वह 4 दिन तक मुझे जल्दी बुलाते रहे। मैं अपने घर वालों को बार बार कहती रही कि ट्यूशन वाली दीदी घर पर नहीं है, मुझे ट्यूशन नहीं जाना, लेकिन मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती भेजते रहे। रोशन अंकल सब बच्चों को छुट्टी देकर मुझे सबसे आखिर में छुट्टी देते और उस समय उस घर में हम अकेले होते। वह राक्षस का रूप ले लेते, यहाँ तक कि कोमल हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैं भी उसके साथ बहुत रोई थी। उसके साथ डर भी लग रहा था, क्योंकि यह सोचकर ही कपकपी छूट रही थी कि कोई भी ऐसा आखिर कैसे कर सकता है। मैंने कोमल को चुप किया और फिर उसने कहना शुरू किया कि उन 4 दिनों के बाद जब भी दीदी कहीं जाती तो वह मुझे बुला लेते और मेरे साथ फिर वही हरकतें शुरू कर देते। मैंने कई बार अपने घर वालों को यह बात बताने की कोशिश भी की, मगर डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता सकी। मगर उनसे यह जरूर कहती थी कि मुझे अब ट्यूशन नहीं जाना, मुझे दीदी के घर ट्यूशन नहीं पढ़ना, लेकिन मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती दीदी के घर ट्यूशन पढ़ने भेज दिया करते थे। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मम्मी और बहनों को तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं जो मेरी तरफ भी ध्यान दे सकें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और साथ में डर भी लगता है। तुमसे ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि तुम किसी को नहीं बताओगी। अगर मैंने कुछ भी किसी से कहा तो वह सबको हमारे फोटो दिखाकर कहेंगे
कि मैं खुद ही उनको यह सब करने के लिए कहती थी। यह सब कुछ बताकर तो कोमल ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि ना मैं किसी से कुछ कह सकती थी और ना ही अपनी हालत पर काबू पा सकती थी। कोमल तो यहाँ तक बताकर चुप हो गई और समय भी बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए वह अपने घर चली गई। मैंने उसे कहा कि अभी तुम घर जाओ, कल मैं तुम्हारे घर आती हूँ, वहाँ हम मिलकर कुछ ना कुछ सोच लेंगे कि आखिर हमें करना क्या है। मेरे यह कहने से वह घर चली गई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे दादा कई दिनों से बहुत बीमार थे। इस रात अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई और उन सब के बीच 3 दिन गुजर गए और मैं भी घर में काफी व्यस्त हो गई। लेकिन जब 3 दिन गुजरे तो मुझे कोमल की याद आई और जब मैंने उसके घर फोन किया तो किसी ने नहीं उठाया। मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर मैं दोपहर तक माँ को लेकर उसके घर चली गई तो एक अजीब सा मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके घर के आगे बहुत से लोग खड़े थे। मैं भागते हुए घर के अंदर गई, लेकिन वहाँ अब मेरी दोस्त मेरा वेलकम करने के लिए मौजूद ही नहीं थी। पिछली रात दिमाग की नस फटने की वजह से वो इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुकी थी। सभी लोग हैरान थे कि अचानक से कोमल को क्या हुआ। यहाँ तक कि उसकी माँ भी बेखबर थी कि ऐसा कौन सा सदमा था जो उसने इतना दिमाग पर स्ट्रेस ले लिया था। लेकिन यह बात मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता था। उस समय दिल तो कर रहा था कि खुद चिल्ला चिल्ला कर कह दूं कि आंटी, मेरी दोस्त को मौत के घाट उतारने में सिर्फ उस इंसान का हाथ नहीं बल्कि उसकी आप भी जिम्मेदार हैं। मैं यह सोच रही थी कि काश यह बात मुझे पहले ही अपनी दोस्त के माँ बाप को बता देनी चाहिए थी। फिर मैंने जल्दी से आंटी को एक कमरे में बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। वह तो यही समझ रही थी कि यह एक प्राकृतिक मृत्यु है। मेरे बताने के बाद मेरी दोस्त का मेडिकल चेकअप करवाया गया और रिपोर्ट आने के बाद सबके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक मेरी दोस्त कोमल को काफी दिनों से हवस का निशाना बनाया जा रहा था। उसी समय पुलिस भी आ गई, रोशन अंकल को पकड़ कर ले गई और पुलिस के डर से उन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया था। सब कुछ होने के बाद मैंने आंटी से कहा कि मेरी दोस्त को मौत के घाट उतारने में सिर्फ इस इंसान का ही हाथ नहीं था, बल्कि आप सब भी उसके जिम्मेदार हैं। काश कि उसके पीले पड़ते चेहरे को देखकर आप उससे कुछ पूछती। जब वह ट्यूशन जाने से मना करती थी या फिर पानी भरने के लिए मना करती थी, तब आप उससे पूछती कि क्या बात है, तुम वहां जाने से क्यों मना करती हो? क्यों तुम इतनी सहमी और डरी हुई सी रहती हो? क्यों तुम्हारा रिजल्ट इस बार खराब आया है? लेकिन नहीं, आपने उससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं समझी और वह इन सब बातों को रोज की तरह अपने सीने में लेकर इस दुनिया से चली गई। आज इतने साल बाद मैंने कोमल की कहानी आप तक इसलिए पहुंचाई है ताकि उसको पढ़कर अब कोई माँ अपनी कोमल को रोशन अंकल जैसे भूखे दरिंदे भेड़िए के आगे न डाल दे, क्योंकि यह कोमल की माँ का ही नहीं बल्कि आज की सारी माताओं की समस्या है। वे अपनी बेटियों को बड़े आराम से कहीं भी भेज देती हैं और फिर सुकून से घर में बैठ जाती हैं। कभी उनसे यह तक नहीं पूछती कि उन्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वहाँ कोई परेशान तो नहीं करता। साथियों, इस कहानी के जरिए मेरी सभी बेटियों की माताओं से निवेदन है कि रोशन अंकल जैसे बेलगाम घोड़े तो हर जगह घूम रहे हैं जो इंसान के रूप में भेड़िए हैं। भगवान के लिए आप तो कम से कम अपनी बेटियों की रक्षा कीजिए। आज रोशन अंकल को अपने किए की सजा तो मिल रही है, लेकिन क्या फायदा? इससे मेरी दोस्त वापस तो नहीं आ सकती है, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई है ना। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ऊपर वाला हर रोशन जैसे भेड़ियों को, दरिंदे को उसके किए की सजा जरूर दे। साथियों, आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? अपनी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।